सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एड टू ट्रेड किया था, यानी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इसको एक बार जल्दी जल्दी रिकैपिचुलेट कर देते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था इसमें। देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि एड्स टू ट्रेड जो है, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड हमेशा बिजनेस को मदद करता है, ट्रेड करने में मदद करता है। ठीक है। और ये इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग आती है, एडवर्टीजमेंट आता है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और ये मदद करता है बिजनेस को कैरी ऑन करने में। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और कम्युनिकेशन करता है, हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से बात करेगा तभी तो सामान खरीदेगा या बेचेगा। तो ये ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। फिर बैंकिंग में भी हमने पढ़ा कि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देता है? बैंक देता है। तो बैंक एक तरह से मदद करता है। अच्छा, कैसे करता है? ये हम जैसे लोगों से, जो सेवर हैं, घर पे जो कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, वो ले जाके बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। और उसी पैसे को बैंक वाले जो है कंपनियों को, बिजनेस में लगा देते हैं, और उससे वो लोग पैसा बनाते हैं। फिर हमने बात करी थी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस भी मदद करती है। कैसे? हर एक बिजनेस को खतरा है, कभी यार आग लगने का, कभी अर्थक्वेक का, कभी चोरी का। तो इन सब खतरा से बचने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले उनसे लेते हैं, और बदले में उनको सुरक्षा देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई डैमेज होगा तो हम है ना आपके पीछे, हम आपको पैसा देंगे। तो लोग तैयार हो जाते हैं। अच्छा, खतरा सबको है लेकिन एक्सीडेंट तो सबको नहीं होगा। तो वही पैसा बना के वो दोबारा वापस लौटा देते हैं और कुछ कमा भी लेते हैं। फिर आती है वेयर हाउसिंग। देखो, कोई भी सामान का प्रोडक्शन का टाइम और कंजम्पशन का टाइम अलग अलग होता है। जैसे अभी आप देखो, इस समय प्याज का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कंजम्पशन पूरे साल होगा। तो इसको हम लोग वेयर हाउस में जमा कर देते हैं। वेयर हाउस क्या करता है बेसिकली? एक ठंडा घर होता है, एक ऐसा रूम जो फैसिलिटी देता है, सुविधाएं देता है, और सामान को बचा के रखता है। वैसे ही क्लाइमेट प्रोवाइड करता है कि सामान खराब ना हो जल्दी। तो उसको वेयर हाउस कहते हैं। ये मदद करता है स्टोर करने में। फिर एक आता है आखिरी, एडवर्टीजमेंट। देखिए, कोई भी सामान जो है कस्टमर तभी खरीदेगा जब उसको पता होगा कि सामान है, मार्केट में अवेलेबल है। तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ये सामान मार्केट में अवेलेबल है। तो एडवर्टीजमेंट मेक्स पॉसिबल मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से सामान बिकता है और लार्ज स्केल पे लोगों को पता रहता है कि ये सामान है मार्केट में। तो लोग उस सामान को खरीदते हैं। तो ये पांचों जो है, दीज आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें से किसी को भी कोई समझ में ना आया हो तो इमीडिएटली पूछ सकते हो। चलो, अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया, नो डाउट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बिजनेस रिस्क एंड इट्स नेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है बिजनेस रिस्क एंड इट्स नेचर। बिजनेस रिस्क क्या होता है और इसका नेचर क्या है। देखिए, सबसे पहले बिजनेस रिस्क है क्या? कोई भी पॉसिबिलिटी जिसमें लॉस हो सकता है वो बिजनेस रिस्क है। ठीक है। द चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू सर्टन अनसर्टन इवेंट्स इन द फ्यूचर। मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर चांस है कि नुकसान हो सकता है, और उस इवेंट के बारे में हमें खुद नहीं पता कि वो क्या इवेंट होगा जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस रिस्क को डिफाइन करो, तो इट इज अ चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू सर्टन अनसर्टेन इवेंट्स इन द फ्यूचर। सर्टन का मतलब है यहाँ पे कि अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, आज नहीं तो कल, और उसके वजह से नुकसान होगा ही होगा। तो उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अगर आप देखें तो बिजनेस रिस्क दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है और एक प्योर रिस्क होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेक्युलेटिव रिस्क की। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? देखो, ये वो रिस्क है जिसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये वो रिस्क है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब दोनों चीज कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्पेक्युलेटिव है मतलब इसमें दोनों चीजें हैं, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। कैसे? इफ द मार्केट कंडीशन इज फेवरेबल इट विल रिजल्ट इन गेन। अगर मार्केट रिजल्ट फेवरेबल है तो इससे हमें फायदा हो सकता है, और अगर उल्टा हो गया तो हम नुकसान झेल सकते हैं। तो ये क्या है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो किसी दुकानदार ने उम्मीद किया कि ये प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, और उसने क्या किया, उसको लाके स्टोर करके रख दिया। उसको लग रहा है कि ये सामान का रेट डबल हो जाएगा एक साल के बाद। लाके उसने अपना भंडार भर लिया, पूरा भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और खूब सारा भर लिया। अब लोग अगर वो खरीदेंगे तब तो उसकी लॉटरी लग जाएगी, अगर रेट डबल हो गया और बेच दिया उसने तो फिर तो मौज ही मौज है। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि लोग मना मना कर दें, बोले ना हम नहीं खरीद रहे, हम नहीं लेंगे। तो अब क्या करेगा? तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। आपने बहुत ज्यादा स्पेक्युलेट कर लिया, अंदाजा लगा लिया, और ये आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है।
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्लास, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्पेक्यूलेटिव रिस्क बोलते हैं। क्या है स्पेक्यूलेटिव रिस्क? ये वो रिस्क है जिसमें गेन और लॉस दोनों हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा, हमारे फेवर में रहा, तो हम गेन कर जाएंगे। अगर हमारा उल्टा चला गया, यानी कि हमने जो अंदाजा लगाया था उसका ठीक उल्टा हो गया, तो हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिस्क की, जिसको हम बोलते हैं प्योर रिस्क। देखो, ये वो रिस्क है जिसमें आपको या तो लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको ऐसे बोलना चाहिए कि ये वो रिस्क है जिसमें सिर्फ लॉस हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फायदा तो कोई मतलब ही नहीं है, फायदा तो बनेगा ही नहीं। कैसे? एग्जाम्पल क्या है सर इसका? इसका एग्जाम्पल है आग लगना, फायर हो जाना, चोरी हो जाना, अर्थक्वेक हो जाना, स्ट्राइक पड़ जाना। इसमें सिर्फ लॉस ही हो सकता है, फायदा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अब मुझे पता है कि कई बच्चे ये बोलेंगे सर इंश्योरेंस करा रखा होगा तो। बेटा, इंश्योरेंस करा रखा होगा तो आपको फायदा थोड़ी ना होगा। जो सामान चोरी हुआ है उतना ही तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, फायदा थोड़ी ना करने देगी। फायदा अगर आप कर भी लेते हो और इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाए तो दोबारा आके सामान आपका ले जाएगी या कैश ले लेगी वापस। तो यही रूल है इसमें। प्योर रिस्क क्या होता है? वो रिस्क जिसमें या तो लॉस होगा या कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं हो सकता है इसमें। और स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। सर हाँ। यस। सर जब अर्थक्वेक आता है तो हम्म। उस एरिया की जो जमीन होती है वो थोड़ी सस्ती भी हो जाती है। जो नुकसान होता है उसके कारण जमीन जो है सस्ती भी हो जाती है। मैं नहीं समझा बेटा, समझाना जरा, कैसे बता रहे हो मतलब? पता नहीं मुझे। सर जब कोई बिल्ड हाँ। सर सॉरी वो क्वेश्चन रहने दो। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। आप कहना मतलब क्या चाह रहे हो थोड़ा? कोई बात नहीं, बोलो। आपने क्वेश्चन रेज किया, अच्छी बात है। आप ये तो नहीं सर कुछ कहना नहीं। चाह रहे हो कि सर कहीं भूकंप आता है तो वो एरिया का जो है रेट डाउन हो जाता है? ये तो बात सही है। जो जिस एरिया में भूकंप आता है वो एरिया का जो लैंड वैंड है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। जो रेड जोन में एरिया नहीं होते हैं जहाँ पे रिस्क है भूकंप आने का, जैसे दिल्ली है। दिल्ली में देखते नहीं हो भूकंप आने, आगे चल के दिल्ली में भूकंप आएगा। कुछ ऐसी एरिया, आज न्यूज गुड उसमें पढ़ना, नेट पे आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा कुछ खास एरिया है जहाँ पे भूकंप आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, बहुत बुरी तरह से आएगा। तो वहां पे बिल्डिंग विल्डिंग के रेट डाउन होते हैं। पता है कौन सी जगह है वो? वहां जमीन मत लेना ना गलती से। ये उत्तरांचल वाली एरिया देख रहे हो ना, जहाँ पे ये डैम बन रहा है, बन गया है बहुत बड़ा डैम, उस एरिया के पास आसपास रिस्क है, वहाँ भूकंप आएगा ही आएगा, पक्की बात है। क्योंकि वहाँ पे अर्थ के ऊपर वजन बहुत है और साइंटिस्ट के हिसाब से कभी ना कभी भूकंप आएगा, तो वहाँ बड़ी बिल्डिंग बनाना मना होता है। दिल्ली में भी देखा है ना आपने, एक सर्टन हाइट है, उसके उससे ऊपर आप नहीं बना सकते, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आप। ऐसा ही है ना? यस सर। है ना? यस सर। हाँ। जानबूझ के है बेटा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे लोग अपनी कोठियां खड़ी कर देंगे, ऊपर ऊपर 10-10 मंजिला बना के बैठ जाएंगे। और यहाँ की मिस्त्रियों की जो हालत मैं देख रहा हूँ, खाली ईंट जोड़ के चले जाते हैं, बाद में कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी तो सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए मिलेंगे जिस दिन भूकंप आएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट पहले से ही सावधान है, गवर्नमेंट को पता है कि इस एरिया में भूकंप आना ही आना है। तो इसीलिए इसके लिए मैप पास होता है। लेकिन आप देख ही रहे हो हमारी गवर्नमेंट बॉडी कितनी अच्छी है, चेक ही नहीं करते, पैसे लेके अलाउ कर देते हैं। सही है। ठीक है, तो प्योर रिस्क मैं समझता हूँ आ गया होगा समझ में सबको। सर रिस्क से बचने के लिए जो बिजनेस है वो सामान कुछ समय के लिए क्रेडिट पे खरीद सकता है। एक बार फिर बोलना बेटा, आवाज पता नहीं क्यों, फिर से बोलो एक बार तो। सर स्ट्रक्चरल रिस्क से बचने के लिए जो बिजनेस है वो सामान कुछ समय के लिए क्रेडिट पे खरीद सकता है। तो तब भी तो उसको रिस्क ही होगा ना, सामान डैमेज हो जाएगा तो पैसे तो यही भरेगा ना, सामान तो इसी के कस्टडी में है। ये तो रूल है, जिसके पास सामान रहेगा वही उसको भरेगा, वही मालिक है उसका, भले उधार खरीदो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर डैमेज नहीं, मतलब उसमें तो वो इसलिए खरीदता है ना ताकि
वो फ्यूचर के लिए बचा के रख सके। तो सर उसमें अनसर्टेनिटी होती है कि हाँ फ्यूचर में सामान बिकेगा या नहीं। तो सर वो हाँ कुछ समय के लिए सामान अपने पास रख सकता है और ये देख सकता है कि सामान कस्टमर ले रहा है या नहीं। अगर नहीं लेगा तो वो वापस कर सकता है, अगर बिल्कुल कर क्रेडिट सकता है। परचेज की होगी तो। हाँ हाँ कर सकता है, कर सकता है, लेकिन फिर वही है, उसको महंगा पड़ेगा ना। उसमें अगर वो कंडीशन लगाएगा कि मैं सामान लौटाऊंगा, तो रिस्क तो है ही ना बेटा। रिस्क ये है कि आपने ये सोच के रखा हुआ है कि अगर नहीं बिका तो बाद में वापस कर दूंगा। 99% दुकानदार यही करते हैं। लेकिन जिस दौरान उसने रखा हुआ है उसी दौरान आग लग जाए या भूकंप आ जाए और सामान पूरा टूट फूट हो जाए, तब कौन भरेगा बताइए? इसी की जिम्मेवारी है सर ना। बायर ही करेगा, जिसने सामान खरीदा होगा। हाँ तो दुकानदार ने ही खरीदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसी ने अपने स्टोर में रखा हुआ है। भरेगा तो वही, तो नुकसान तो हो गया ना यहाँ पे। अगर आग यस। लग गई, चोरी हो गई, तो ये प्योर रिस्क है, भयंकर रिस्क है, इसमें कुछ नहीं मिलना आपको। फायदा तो होगा ही नहीं, भूल जाओ। रिस्क ही रिस्क है। और स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क है जिसमें फायदा भी हो सकता है। जैसे अभी इस समय देखो, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट अभी पेट्रोल का दाम बहुत कम है ना, कितने रुपए बैरल है क्लास? सर 95 अप्रोक्स। बैरल नहीं बेटा, 36 रुपीज है। कितना है? मतलब 36 रुपीज पर लीटर है। मतलब मैं लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। एक बैरल में मेरे ख्याल 194 या 196 लीटर्स होते हैं। तो मान के चलिए कि एक बैरल 36 रुपीज है। तो गवर्नमेंट को पता है अभी रेट सस्ता है। अब गवर्नमेंट पता है क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट खूब सारा पेट्रोल खरीद रही है। अभी कोरोना में खूब खरीदा इंडिया ने जम के। और बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं उनके अपने। दूसरे देशों के यहाँ पे भी जमा करके रखा हुआ है। अमेरिका में जमा करा के रखा हुआ है इंडिया। ठीक है, अपने पास जगह कम पड़ गई है तो पूरा भर दिया स्टोर। अब उनको पता है इसमें अच्छी कमाई हो रही है, तो जब रेट डाउन होता है तो खूब सारा खरीद लो। और रेट आपको पता ही है आगे चल के रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो उस समय आप आराम से बेचो, पब्लिक को, अपने ही पब्लिक का चूना लगाओ। तो ये कौन सा रिस्क है? स्पेक्युलेटिव रिस्क। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ, देखो दिखाता हूँ। स्टोर बहुत इंडिया ने कर रखा है। मैं पढ़ा था एक दिन मैगजीन में कि स्टोरेज ऑफ पेट्रोल बाय इंडिया। देखो देखो देखते हैं। स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल लिखना चाहिए इनफैक्ट मुझे। ओहो, आवाज आ रही है बेटा? गलती से गलत बटन दब गया। मेरी आवाज आ रही है आप यस लोगों सर। तक? चलिए ठीक है। अब यस मुझे सर। यस दोबारा सर। वो यस सर। फाइल ही गायब हो गई। वो मुझे दोबारा खोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक्चुअली पूरा डिलीट ही हो गया, सारे टैब ही गायब हो गए। तो मैं ये कह रहा था ना आपको कि यहाँ पे क्या है, जब जितना सारा जो आपने ये पूरा भंडार करके रखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये इंडियन गवर्नमेंट को भरना पड़ता है खुद। मतलब एक तरह से रिस्क लिया है गवर्नमेंट ने, और ये रिस्क पे ऑफ कर सकता है। कैसे पे ऑफ करेगा? अगर मान लो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, पूरा फुल अनसर्टेनिटी है, क्या पता रेट और डाउन हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो सोचा है उसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम इसको आगे यूज करेंगे, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल का दाम। और हो सकता है कि पेट्रोल का दाम सस्ता हो ही ना। तो इसको हम लोग कौन सा रिस्क मानेंगे बेटा? प्योर रिस्क। प्योर रिस्क। और स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे? मुझे तो स्पेकुलेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। नहीं, गलत सर बोल रहा हूँ? लेकिन अगर डाउन हो गई तो जब प्योर रिस्क हो गई। नहीं बेटा, दोनों चीजें हैं ना। अब आप ये बताओ, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें हो सकती हैं? प्रॉफिट भी हो सकता है, एट द सेम टाइम लॉस भी तो हो सकता है। नहीं? सर हाँ सर पर कल तो मैं पढ़ रहा था कि जो जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने 20,000 करोड़ रुपया भी आज लिया था पेट्रोल पे। तो वो केंद्र चुकाना होगा, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। अभी 1991 के बता रहे हो क्या आप? अभी तो नहीं। 1991 की नहीं बता रहा सर, हाँ मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था। सर मेरे पास हाँ, पूरी न्यूज भी हो। ठीक ठीक, लास्ट में, लास्ट मोमेंट पे यस सर। ऐसा है बेटा। वो 1 मिनट रुको जरा, मैं ये फाइल, एक तो यार ये खुल ही नहीं रहा, अभी गड़बड़ हो गई इसमें।
मैं 1 मिनट देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ ना आपको कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं देखो, मैं आप जो न्यूज बता रहे हो मैं थोड़ा सा मैं भी पढ़ा हूँ, उसमें क्या बताया है कि जब कांग्रेस को पता चल गया था कि भाई अब हमारी सरकार आएगी नहीं, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसी पॉलिसियां निकाली कि अगली गवर्नमेंट आए तो उसको मतलब सरदर्द रहे उसका, ठीक है। तो उन्होंने ये अनाज वाला जो है एक मिनिमम प्रोग्राम नहीं है जिसमें अनाज फ्री में मिलता है राशन में, अभी आप देखो ना राशन में सस्ते में मिलता है ना चावल गेहूं और ये सब चीनी, नहीं पता आप लोगों को? पता तो होगा। यस यस सर। सर। तो राशन कार्ड होल्डर होते हैं उनको दिया। हाँ, तो वो क्या कर दिया उसने, ऐसा कर दिया है कि गवर्नमेंट को खरीदना ही पड़ता है। अब आप देखो उसी का आंदोलन चल रहा है इस समय खूब जम के, तो इसका नुकसान तो होता ही है, समझे? इसका नुकसान तो होगा ही। अब ये यस तो सर। खुल ही नहीं रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो ये मैंने किया हुआ है ये ऑन ही नहीं हो रहा है। चलो एक बार मैं फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ हो गया, देखते हैं, खुल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको करेंगे एक बार फिर से, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं जहाँ पे हम लोग थे, स्टार्ट कर रहे थे। अगर मैं ऑन कर रहा हूँ, अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला कर रहे थे बेटा, बिजनेस रिस्क। तो कॉजेज ऑफ रिस्क हम लोगों ने पढ़ लिया, एक प्योर रिस्क होता है और एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, ठीक है। यहाँ तक हमने ये वाला पॉइंट हम थे, 1 मिनट, प्योर रिस्क तक हमने पढ़ लिया था। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ना बहुत भंडार इकट्ठा कर रही है। गवर्नमेंट ने इस समय, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पेट्रोल खरीद लिया है, मतलब क्रूड ऑयल, और अलग अलग जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इस मामले में सबसे आगे है अमेरिका। अमेरिका का अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कर रखा है पेट्रोल का, ठीक है। मैं एक बार मैं इसलिए दिखा रहा था कि इसको आपको एक आइडिया लग जाए। चलो मैं दिखा रहा हूँ कंट्री हुआ स्टोर्ड क्रूड ऑयल। ये देखो मैं लिख रहा हूँ क्रूड ऑयल, देखते हैं कौन से देश ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा हुआ। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, ये देखिए सऊदी अरेबिया, यहाँ ये वाली फाइल में अगर आप देखेंगे तो विकिपीडिया से दिखा रहा हूँ मैं, आप देखो ये कंट्री है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये देखिए 2020 का डेटा है बेटा, देख रहे हो? इंडिया कहाँ है? गायब है यहाँ से तो। इंडिया तो है ही नहीं सर इसमें। इंडिया तो गायब है, देखो सबसे ज्यादा, चलो कम से कम अमेरिका का मैंने सही बताया, अमेरिका देखिए सर 23 नंबर पे है। 23 नंबर पे है, देखो इंडिया ढूंढ निकाला है ऑयल प्रोडक्शन है बेटा ये, ठीक है। ये ऑयल का प्रोडक्शन अभी इस समय सबसे ज्यादा अमेरिका के पास हो रहा है, थोड़ा डेट ये गलत खुल गया है। अब ये ऑयल का प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? आपको अजीब सा लगेगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये कंट्री होगी। अब इसीलिए तो इसने हमला किया। अफगानिस्तान में हमला करने का क्या मतलब था? यही मतलब था, वहां क्रूड ऑयल मिलता है, अफगानिस्तान में पूरा कब्जा कर लिया है। इराक में देखो, ये देखो इराक देख रहे हो, यहाँ 5वें नंबर पे है, तो अंदाजा लगाओ ये सब हमला क्यों करते हैं लोग? इसीलिए करते हैं, पैसे मतलब कहीं से भी क्रूड ऑयल का इंतजाम हो। इंडिया जो है 23rd नंबर पे, मतलब एक तरह से इसके पास प्रोडक्शन का दिखा रहा है। अगर हम स्टोरेज का देखें ना, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी मतलब काफी स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है इंडिया के पास। इंडिया में पढ़ा था मैंने न्यूज। 5.33 ट्रिलियन। चलिए ठीक है, अब बाद में आप पढ़ लेना, अब यहाँ पे फाइल खोलना खतरे से खाली नहीं है, ये पूरा गायब हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फीचर्स में, फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो बिजनेस रिस्क के फीचर्स क्या हैं? बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला, इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये है। क्या मतलब पहला फीचर क्या है कि ये अनसर्टेनिटी की वजह से आती है। हमेशा देखना बिजनेस रिस्क जो है ना अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी की वजह से ही ये आती है। तो इसमें हम बोलेंगे लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो हमें नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है,
तो इसी की वजह से हमारे बिजनेस रिस्क बना रहता है और हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो इट अराइजेस आउट ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जांपल है चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, एपिडेमिक लाइक अभी देख लो कोरोना वायरस आ गया। ठीक है, तो कोरोना वायरस, इस तरह के जो वायरसेस हैं इनका खानदान है और बहुत पहले से आए जा रहे हैं। क्या कोरोना वायरस पहले भी आ चुका है स्टूडेंट्स? बोलो क्या? सर 2015 सर आ में चुका। कोरोना वायरस चाइना में। हाँ, स्वाइन फ्लू आया था बहुत पहले, स्वाइन फ्लू, वो भी कोरोना वायरस ही तो था। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पहले आ चुके हैं, इनका खानदान है बेटा और इनके खानदान के ऊपर काम चल रहा है। अगर मैं आपको एक अच्छी न्यूज बताऊं तो बहुत सारे साइंटिस्ट कई सालों से लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस का जो खानदान है ना, जो इसके जीन्स हैं उन्हीं के, इसका डीएनए लेके और क्यों ना एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाई जाए। और यूनिवर्सल वैक्सीन ऐसी होगी कि वो कोरोना वायरस के ही उसको जीन को खत्म कर देगी। अगर ये वैक्सीन लग गई तो आगे फ्यूचर में इस कोरोना से जो वायरस आते हैं कम से कम इससे तो हम बच जाएंगे। ठीक है, अगर ये वैक्सीन बन जाती है तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी सर, क्योंकि इनका खानदान है और ये नए नए तरह के वायरस अब हो सकता है आने वाले 200 साल 100 साल बाद फिर आए। तो इसीलिए इसी पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि यूनिवर्सल वैक्सीन बन जाएगी। पढ़ा है किसी ने यूनिवर्सल वैक्सीन क्या होती है? नहीं पढ़ना। सर ठीक कल है, के न्यूज़पेपर में भी आ रही थी कि एक और कोरोना आ गया है। वो तो बेटा चेंज हुआ है ना, डेल्टा प्लस आ गया है। ठीक है, डेल्टा प्लस। अभी उसको इंडियन वायरस नहीं बोलना है, देश का नाम खराब होता है। अब WHO ने उसका नाम बदल दिया ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे कर दिया है। तो इंडिया में जो आया था वो आया था हमारा इंडियन वायरस जिसको हम बोलते थे, उसका नाम है डेल्टा। अब डेल्टा प्लस भी आ गया है, ये बोल रहे हैं और खतरनाक है, अमेरिका में पाया गया है। अभी डेल्टा प्लस 2 करके आया है, वो बहुत डेंजर है। तो अभी इंडिया में तो नहीं है फिलहाल, अमेरिका में है फिलहाल। आगे बढ़े। नेक्स्ट है इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखो ये क्या है, दूसरा फीचर ये कहता है बिजनेस रिस्क का कि ये एसेंशियल पार्ट है, हर एक बिजनेस में आएगा ही आएगा। कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं होगी जिसमें रिस्क ना हो। कोई भी बिजनेस इससे अवॉइड नहीं कर सकती, बच नहीं सकती। रिस्क को हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा, रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप कुछ भी कर लो, आप इंश्योरेंस करा लो, कुछ कर लो, आप कम तो कर सकते हो रिस्क को, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि गायब ही कर दो रिस्क, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आप बोलेंगे इसमें कि बिजनेस रिस्क जो है ये एसेंशियल पार्ट है, हर एक बिजनेस में होगा ही होगा, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, हाँ कम कर सकते हैं। तीसरा इसका फीचर है डिग्री ऑफ रिस्क डेवलप्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। इसका तीसरा फीचर ये कहता है कि बिजनेस रिस्क जो है ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बिजनेस डीलिंग विद फैशनेबल आइटम्स हैज अ हाई डिग्री। जो बिजनेस फैशनेबल आइटम में डील करती है ना, सबसे ज्यादा रिस्क है सबसे ज्यादा रिस्क। तो याद रखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैशनेबल आइटम्स में डील करती है उसको सबसे ज्यादा रिस्क है। क्योंकि इंडिया का फैशन ही देख लो ना, फैशन का कुछ नहीं पता। आज आप देख लो, पहले देखो था अमिताभ बच्चन वगैरह कैसे पैंट वैंट ट्राउजर्स पहनते थे बड़े बड़े, नीचे उसकी मोहरी खूब बड़ी बड़ी होती थी और लूज शर्ट पहनते थे। और आज देख लो, आज एकदम टाइट हो गया है और फैशन का कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी बीच में चला था कि बच्चे गंजे हो जा रहे थे, बाल उड़वा दे रहे थे, अभी एकदम चला है फैशन बड़े बड़े बाल रखो। कोई भरोसा नहीं है कब क्या फैशन चेंज हो जाए। तो जो फैशन वाले आइटम्स है उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए देखा होगा आपने, दुकानदार जो फैशनेबल आइटम्स बेचते हैं जल्दी जल्दी उनको बाहर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश उनकी यही रहती है ज्यादा से ज्यादा कमा लो और जब सीजन जाए तो उसको सेल पे लगा दो, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दे दो। ठीक है, अब दुकान वाले ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते, खाली डिस्काउंट लिख देते हैं। कई तो कैश डिस्काउंट लिख देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कौन सा डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, जबकि वो बोलते हैं 2 के साथ 3 ले जाओ कैश डिस्काउंट। अरे भाई कैश डिस्काउंट कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया ना। अब उनको कौन पढ़ाएगा अकाउंट, दिक्कत तो ये है। और नेक्स्ट है लार्ज स्केल बिजनेस है हाई रिस्क देन स्मॉल स्केल। अगर आपकी बिजनेस बहुत बड़ी है तो आपका ज्यादा रिस्क रहेगा। तो यही इसका फीचर है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जो आपका बिजनेस है उसका रिस्क जो है साइज डिसाइड करेगा कि बिजनेस की साइज क्या है, जितनी बड़ी बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। आई होप आ गया होगा। चौथा Yes. फीचर देखिए,
चौथा फीचर है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो एक तरह से इनाम है रिस्क लेने का। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट लोगे। अगर आप रिस्क कम लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है अगर बिजनेस में आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो रिस्क लेता है ये सोच के कि आगे चल के ज्यादा कमाएगा। अब ये उल्टा भी पड़ सकता है उसके ऊपर और सही भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रहेगी। आई होप आ गया होगा समझ में सबको। ठीक है, तो इतना ही करना है आज। ठीक है, अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क के क्या कॉजेज है। मैं चाहूंगा कि आप इनमें से जो भी डाउट है अभी फिर द टाइम बिंग आप पूछें। है कोई डाउट किसी बच्चे सर को? एक बार ये फोर्थ पॉइंट और बता दो। देखो यही ये कह रहा है कि बिजनेस का ना हम फीचर पढ़ रहे हैं बेटा, खूबियां पढ़। तो बिजनेस की एक खूबी है कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। कह रहा है कि जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में ये हम जो रिस्क लेते हैं उसके बदले इनाम है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और ये सोच के रखते हैं कि इससे हमारी कमाई बढ़ेगी। तो ये उसके लिए जितना ज्यादा वो रिस्क लेगा उतना ही कमाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो चांसेस है कि वो ज्यादा कमा जाए और ये भी चांस है कि नुकसान भी हो जाए उसको। तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? ये वाला भी देख लो, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है ये डिपेंड करता है बिजनेस कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। बड़ी बिजनेस बड़ा रिस्क, छोटी बिजनेस छोटा रिस्क। एक और हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि एसेंशियल पार्ट है, हर एक बिजनेस का ये एसेंशियल पार्ट है, होना ही होना है। और एक और हमने पढ़ा था ये अराइज होता है अनसर्टेनिटी की वजह से। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है। यहाँ तक आप नोट्स सर बनाइए। हाँ बोलो। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है इसमें? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिसका हमें खुद नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर में। अच्छा देखो अभी अनसर्टेनिटी है, अभी बिजनेस रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, सब कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, अभी इसकी गारंटी थोड़ी ना है। और क्या पता तीसरी लहर ऐसी आ जाए कि सबको ले डूबे। तो यही तो है। अब ये कैसे आ सकती है? पेंडेमिक की वजह से भी आ सकती है, आपके सामने है। आप जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंस्टीट्यूट है, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो जो कोचिंग सेंटर है, अनसर्टेनिटी है उनके लिए, रिस्क है। उनको नहीं पता कब खुलेगा, पता नहीं कब खुलेगा, क्या पता कोरोना वायरस फिर आ जाए। अभी बीच में देखा था ना, खुलने का लग रहा था खुलेगा खुलेगा, एकदम कोरोना वायरस आ गया। स्कूल लग रहा है कि खुलेगा खुलेगा, कोई भरोसा नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो बिजनेस के लिए रिस्क है। ठीक है, आ गया। यस। अब जैसे प्लास्टिक के जो बिजनेस है, अब देखो गवर्नमेंट ने, याद है ना आपको, प्लास्टिक बैन कर दिया था, मोदी जी ने बैन कर दिया था प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में जो रोजगार था, जो एम्प्लॉय काम करते थे, सबके रोजगार छीन लिया बेचारों ने। तो लोगों ने बोलना शुरू करा अवॉइड प्लास्टिक, पेपर बैग यूज करो। आपने देखा होगा मार्केट में आजकल ऐसे बैग मिलने लगे हैं, पेपर बैग। प्लास्टिक का आजकल कम मिलता है। तो ये है, अब लोग खरीदना कम कर देते हैं। तो अनसर्टेनिटी है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या आके बोल दे, क्या पॉलिसी बना दे, उसकी वजह से सारा चीज चौपट हो सकता है। तो कोई भी चीज जो अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होता है वो बिजनेस रिस्क कहलाता है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो Yes. इसी नोट पे बंद करते हैं बेटा। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको जरूर भेज दूंगा, आप उसको चेक कर लेना 1 o'clock के बाद। ठीक है।